हेलो, आज हम लोग मिश्रण के घटकों का पृथक्करण पृथक्करण बोले तो अलग करना, इसके बारे में पढ़ेंगे। बोले तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। तो जो ये मिक्सचर के घटक जो ये मिश्रण है, मिश्रण हमें पता है समांगी और विषमांगी मिश्रण है। मिश्रण में अभी हमने पढ़ा, विलयन के बारे में पढ़ा, कुलाइड के बारे में पढ़ा, निलंबन के बारे में पढ़ा। तो यही सब मिश्रण है। इनके जो इसमें जो घटक होते हैं हमें पता है, मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर क्या बनते हैं, मिश्रण बनते हैं। तो मिश्रण में क्या हुए, घटक हुए, दो हुए, तीन भी पदार्थ हो सकते हैं। दो या दो से अधिक है जिसका मतलब उसके पदार्थ है। घटक जो है वो क्या है, उसमें मिले हुए पदार्थ हैं, जो उनको ही घटक बोला जा रहा है। तो जो घटक है उनको अलग कैसे कर सकते हैं, या हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जो पदार्थ है उसको अलग अलग करना है, उसको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि अलग अलग घटकों को मिश्रण से अलग अलग करने के लिए विभिन्न पृथक्करण विधियों का प्रयोग किया जाता है। पृथक बोले तो अलग करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं जब मिश्रण है तो अगर हमें नहीं पता है ये किसी से मिश्रण इसमें है, समांगी होगा तो नहीं समझ में आता है। तो वही मिश्रण के कह रहा है कि जब प्रत्येक घटक के बारे में हमें जानकारी भी मिल जाएगी, कौन कौन से इसमें पदार्थ मिलकर ये मिश्रण बने हैं, और इनको प्रयोग में लाने में भी आसानी होगी। और विषमांगी मिश्रण को साधारणतः भौतिक क्रिया द्वारा हम पृथक करते हैं। जैसे कि हम चावल है, उसमें कंकड़ है चावल में, तो उसको हम डेली यूज करते हैं कि घर हाथ से चुन कर निकाल लेते हैं चावल से कंकड़, या दाल या कुछ भी ऐसे किचन में, और छन्नी से छान। परंतु कभी कभी जो मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें बताया ना, जैसे कुलाइड है, ऐसे तो बहुत सारी तकनीकी लिए हमें पढ़ना क्या है। पहला है वाष्पीकरण विधि, दूसरा है अपकेंद्रण विधि, तीसरा है पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि में हमें दिया गया है ये कीप के द्वारा कि हम कैसे पृथक कर सकते हैं पदार्थ को, मिश्रण को। और चौथा है ऊर्ध्वपातन विधि, पांचवा है क्रोमेटोग्राफी विधि, छठवां है आसवन विधि या प्रभाजी आसवन विधि, सातवां है क्रिस्टलीकरण विधि। पहला है वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि, इस विधि से आप समझ रहे। देखिए, वाष्पीकरण का मतलब कि वाष्प के बारे में बता रहा होगा। इस विधि में क्या होता है कि हम जानते हैं कि कोई भी द्रव वाष्प में परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं हम। या कह सकते हैं कि किसी भी द्रव को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का उपयोग क्या होता है, जल या अन्य तरल पदार्थ जो हो, या द्रव अगर कह रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, अन्य तरल पदार्थ में घुले ठोस पदार्थ को क्या है, देखिए, ठोस पदार्थ को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। यह इस तथ्य पर आधारित है कि तरल पदार्थ आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं, जबकि ठोस पदार्थ नहीं होते हैं। इसका मतलब कहने का ये है, जो द्रव और ठोस का अगर मिश्रण है, द्रव का मतलब कि आसानी से वाष्पीकृत हो जाएंगे, ठोस नहीं होते हैं, क्योंकि अभी ठोस है तो द्रव बदलेगा, उसके बाद वाष्प होगा। इसलिए क्या है, ऐसी विधि का उपयोग किया जाता है। इसका अनुप्रयोग में पहला हमें एग्जाम्पल में प्रयोगशाला में बुक में दिया है कि रंग बोले तो डाई वाले घटकों को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना, स्याही से रंगीन घटकों को प्राप्त करना। जैसे कि इसमें है कि क्या है, स्याही में जल, और ये स्याही जो नील है या नीले रंग के जो भी स्याही है, जो नीले रंग का स्याही है, क्या है, ये ठोस पदार्थ में आता है, ठोस है। और जो है जल है हमारा, वो है द्रव। ये स्याही को गर्म करेंगे हम, तो क्या होगा, हमारा जल जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा। ये ठोस पदार्थ क्या है, वही पड़ा रह जाएगा, उसी में स्याही आपकी रह जाएगी, और क्या हो जाएगा, जल पृथक हो जाएगा। दूसरा है जल में घुले सामान्य लवण को अलग करना। जो जल है, इसमें जो सामान्य नमक होता है उसको भी आप अलग करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि जल को गर्म करने के बाद जल वाष्प बन के उड़ जाता है, और नमक हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अपकेंद्रण। ये बुक में अड़ा की जगह पे न भी दिया है, तो दोनों भी आप लिख सकते हैं। अपकेंद्रण विधि, इस विधि में क्या होता है, जो ये विधि है, इसके द्वारा जो कुलाइड के अवयव हैं, कुलाइड विलयन हम पढ़ चुके हैं, क्या है, कुलाइड के जो अवयव को अलग किया जाता है अपकेंद्रण विधि के द्वारा। केंद्रीय यंत्र या अपकेंद्रीय यंत्र के द्वारा, या अपकेंद्रीय यंत्र अगर आपके पास ना हो, जैसे घर पे सामान है आपके पास, तो मथनी या मिक्सी में कुलाइड को तेजी से घुमाया जाता है। जो कुलाइड विलयन आपके पास जो भी हो, उसको तेजी से घुमाया जाता है, और भारी कण जो होते हैं उसमें नीचे बैठ जाते हैं, और हल्के कण जो ऊपर उठ जाते हैं। तो जैसे दूध क्या है, कुलाइडी विलयन है, हम पढ़ चुके हैं अभी कि दूध क्या है, तो दूध से क्रीम को अलग करना है, तो उसमें उसके लिए ये अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। और जो प्रयोगशाला जांच होता है, प्रयोगशाला में उसमें रक्त और मूत्र की जांच में ये। तीसरा है कपड़े की धोने वाली मशीन में जो भीगे हुए कपड़े होते हैं, जल निचोड़े जाते हैं, उसमें प्रयोग होता है अपकेंद्रण का। चौथा है डेयरी तथा घर में जो क्रीम से मक्खन निकाले जाते हैं, उसमें भी क्या किया जाता है, जैसे क्रीम है, इसको मथनी से मथा जाता है, तो उससे क्या है, मक्खन निकलते हैं। तीसरा है पृथक्करण विधि। जब पृथक्करण में हम क्या पढ़ रहे थे, हमें पढ़ना है कीप विधि। कीप विधि के द्वारा हम कैसे पृथक्करण कर सकते हैं। तो जो कीप विधि होती है, कीप के द्वारा पृथक्करण, तो इस विधि के द्वारा दो अघुलनशील
द्रव के मिश्रण को अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? दो अघुलनशील जो द्रव है, दो अघुलनशील द्रव के मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में जो है मिश्रण में क्या है? दो द्रव हो ना, तो जैसे द्रव में हमने यहाँ पे लिखा है जल है, यहाँ पे प्लस तेल, जल प्लस तेल यहाँ पर लिखना था इसको। ढक्कन कीप में डालकर शांत होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो कीप के द्वारा पृथक किया जाता है, जो कीप है उसी में इस मिश्रण को क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद डालने के बाद उसे शांत छोड़ दिया जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि तेल जो ऊपर की परत में और जल नीचे की परत में आ जाता है। इसके बाद क्या करते हैं हम? जो पृथक्करण कीप है, कॉक है, उसको खोलकर जल को निकाल लेते हैं। फिर कीप में तेल बचा रह जाता है। इसका अनुप्रयोग क्या है? प्रयोग क्या है इसका? तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। दूसरा है धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। चौथा है ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि हम पढ़ चुके हैं। ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ हो, वो ठोस अवस्था में उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। इसका मतलब वो द्रव में ना बदल के सीधे क्या हो जाता है? ठोस से गैस में बदल जाता है। क्या होता है? देखिए यहाँ पे ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है इस अवस्था में, ऊर्ध्वपातन में। तो इसलिए ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा वही पदार्थ को हम अलग कर सकते हैं जिसमें क्या हो? कोई ऊर्ध्वपातित अवयव हो। तो यहाँ पे लिखा गया है कि उन मिश्रण जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों उसको ऊर्ध्वपातित, और जो है एक मिश्रण होगा ऊर्ध्वपातित वाला, दूसरा मिश्रण होगा क्या? ऊर्ध्वपातित जो ना हो। तभी तो ना, अगर दोनों ऊर्ध्वपातित हुए तो दोनों ही उड़ जाएंगे। तो एक ऊर्ध्वपातित हो, दूसरा क्या हो? ऊर्ध्वपातित ना होने योग्य हो। तो अशुद्धियों को पृथक करने के लिए क्या करते हैं? हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा उपयोग करते हैं। जैसे कि कपूर है, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन इत्यादि क्या होते हैं? ये ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थ हैं। तो इन ठोस पदार्थों में अगर कोई ऊर्ध्वपातित ना होने वाला पदार्थ मिला हुआ हो तो उसे हम ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। क्योंकि ऊर्ध्वपातन करेंगे तो कोई ये कपूर है, अगर ये उड़ जाएगा तो इसे आपको आराम से मिल जाएगा दूसरा पदार्थ। जैसे प्रयोग में पहले हमने लिखा है नमक तथा कपूर के मिश्रण को। अब अगर हम इस मिश्रण को गर्म करते हैं तो कपूर क्या होता है? सीधे इस ठोस अवस्था में है तो सीधे गैस अवस्था में बदल जाएगा। तो ये कपूर उड़ जाएगा। अब बचेगा क्या? नमक बच जाएगा। इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। उत्पादन विधि के द्वारा इन दोनों को अलग कर सकते हैं।